नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 18 नवंबर 2011 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आज हमें 3 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है आपका जनजातीय सलाहकार परिषद से संबंधित है, जो कि आपके द हिंदू के पेज 4 पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दूसरा आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मध्य जो विवाद है उससे संबंधित एक आर्टिकल है, जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 8 और साथ ही आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। भारत का तीसरा आर्टिकल क्या है? भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग में 40 बिलियन का लक्ष्य है। ये द हिंदू के पेज नंबर 12 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब तीनों आर्टिकल में से 2 आर्टिकल आपके ऐसे हैं जो आपकी आने वाली प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला आर्टिकल प्रारंभिक परीक्षा के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग में 40 बिलियन डॉलर का लक्ष्य। ठीक है। तो यहां पर तकनीकी कपड़ा उद्योग और उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, अगर उनकी हम बात करें तो आने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको हम थोड़ा मुख्य परीक्षा के लिहाज से, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारे आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करना है जनजातीय सलाहकार परिषद से संबंधित, परंतु हमें पता होना चाहिए कि खबर क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। जब तक न्यूज का संदर्भ ही नहीं हमें पता लगेगा तो हम उस चीज को कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, संदर्भ यह है कि देखिए आर्टिकल की जो पहली लाइन है वही आर्टिकल का संदर्भ भी बता रही है। द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे विदहेल्ड इट डिसीजन टू अमेंड अ रेगुलेशन टू अलाउ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब। जो भी लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं टू सेल देयर लैंड, वो अपनी भूमि को अब नॉन ट्राइबल्स को भी बेच सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल्ड ट्राइब रेगुलेशन 1956 में क्या करा है? संशोधन किया है। ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी है। और इसी कहानी में से आपकी एक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो भी चर्चा में बनी हुई है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि ये जो अनुसूचित जनजाति वाला मामला है यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सन 2019 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि भैया किस अनुसूची में, और ये आपको कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 3री, 5वीं, 9वीं और 12वीं। ठीक है। आई होप आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्यथा कुछ समय के बाद आप क्या करेंगे कि जब आप ये सारा आर्टिकल पढ़ लेंगे, सारी चीज समझ जाएंगे, तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद, इसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। क्या इसका संविधान में प्रावधान है? कहां कहां पर यह बनाई जा सकती है? इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि इसके कर्तव्य क्या है। ठीक है। ये 4 चीजें तो हमें इसके बारे में पता ही होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो है आपकी, इसका जो प्रावधान है आपको वो 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 5वीं अनुसूची के भी पैरा 4 में। ठीक है। ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अगर अनुसूची में ये मेंशन है तो एक टाइप की है, क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है। कहां स्थापित की जाएगी? देखिए ये 2 जगह स्थापित की जा सकती है। पहली, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हो आपके, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं ना कि जो कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए हैं, जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है,
और ऐसी जगह भी जो एरिया अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं, अनुसूचित क्षेत्र तो घोषित नहीं है, परंतु वहां पर अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, जहां पर जो है अनुसूचित जनजातियां हैं, तो वहां पर इनको बनाया जा सकता है। किसके निर्देश अनुसार? राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार। ठीक है, फिर जानते हैं हम इनके सदस्यों की संख्या। तो देखिए इनके जो सदस्य हैं, तो टोटल इसमें 20 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा इसमें सदस्य नहीं हो सकते। 20 में से भी कुछ प्रावधान है, कुछ प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं, यस, प्रावधान कुछ इस तरीके से है कि 20 सदस्यों में से, जैसे 20 अधिकतम अगर 20 सदस्यों की मान लीजिए मैं कहता हूं कि यह परिषद बनेगी, तो इसमें से कितने भी सदस्यों की मान लीजिए बने, तो 3/4 3/4 आपके कहां से होने चाहिए? शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग होने चाहिए, और वो राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, ठीक है, उसका हिस्सा होने चाहिए, मतलब एमएलए होने चाहिए। ठीक है, तो 3/4 आपके कहां रहेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग इसमें रहेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय सलाहकार परिषद दोनों है। तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आप एक नजर देख सकते हैं जितने भी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन यहां पर सलाहकार परिषद है। तो 3 ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्या पता आने वाले प्रीलिम्स में पूछ ले आपसे, ठीक है, एक स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, और हमेशा की तरह इस अभ्यास प्रश्न का जो उत्तर है आप कहां पर देंगे? अगेन कमेंट बॉक्स में। तो जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और अगेन एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मतलब कि उसने सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, वरना हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है। तो यहां पर पूछा गया कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। जैसे संविधान की 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। जनजातीय सलाहकार परिषद में कम से कम 20 सदस्य होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कम से कम की बात मैंने की ही नहीं, ठीक है, अधिकतम की बात की थी। ठीक है, इसकी स्थापना केवल उन राज्यों में हो सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र हो, तो इसको भी मैंने क्लियरली डिफाइन आपके लिए किया है। तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और आई होप कि सारे के सारे बच्चे सही जवाब दें। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो कि किससे? गवर्नर से संबंधित है। खबर का संदर्भ क्या है? संदर्भ देखिए यह है कि तमिलनाडु जो सरकार है उसने राज्य जो विधानसभा है उनकी वहां से क्या करा? 11 बिल पारित किए, और 11 बिल पारित कर कहां पर दिए? गवर्नर की असेंट के लिए भेजे। ठीक है, अब जो गवर्नर उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा, मतलब स्वीकृति क्या कर रही है? रोक कर रखी हुई है। तो ऐसे 11 बिल हैं जिनके बारे में यहां पर बात की हुई है। साथ ही में कुछ बिल की एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बिल उसमें से ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर टू टेक ओवर द रोल ऑफ चांसलर, जो कुलाधिपति होते हैं ना, गवर्नर क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, पर ये कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग प्रोसेस नहीं है। तो एक बिल उसमें से ऐसा भी है कि जो गवर्नर का जो वो पद है चांसलर वाला, कुछ कुछ स्थान पर वहां पर रिप्लेस करके चीफ मिनिस्टर को वो मिले। ठीक है, और फिर 200 आर्टिकल 200 के बारे में बताया हुआ है, जो कि मैं आपको आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नर और राज्य सरकार के बीच जो विवाद है उनकी चर्चा करता है। तो गवर्नर की ये जितनी भी समस्या है इनको तो हम समझेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे कि गवर्नर से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको भी डिस्कस कर लेंगे साथ में। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि हमारी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। गवर्नर से रिलेटेड अगर चीज हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो वो क्या होगा, दोबारा हमारा रिवाइज हो जाएगा, दोबारा हमारा जो नॉलेज है, या दोबारा वी कैन से कि भैया दोबारा अगर हम किसी क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। और आर्टिकल इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में मेंस में गवर्नर में, मतलब बेसिकली दिल्ली के जो है उपराज्यपाल और सरकार के बीच जो भी टसल होता है उससे संबंधित इस प्रश्न को पूछा था। तो मेंस का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक। तो चलिए कुछ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें राज्यपाल की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अब जो राज्यपाल होगा ये प्रावधान कहां से आया, 153 अनुच्छेद 153 का, तो सातवां संविधान संशोधन, ठीक है, सातवां संविधान संशोधन में शामिल किया। साथ ही में एक राज्यपाल एक से अधिक यानी कि दो, ठीक है, एक से अधिक या दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एक ही समय पर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं इनकी योग्यता से संबंधित बातें। तो अनुच्छेद 157 में योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए पहली बात तो वो जो राज्यपाल बनेगा व्यक्ति वो भारत का एलिजिबली जब होगा कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। साथ ही भारत के नागरिक होने के अलावा वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, योग्यता हो गई। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी शर्तें हैं कार्यालय की, लेकिन दो महत्वपूर्ण शर्तें मैं आपको बता देता हूं जो आपकी काम की भी हैं। एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा राज्यपाल को लोकसभा के सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि अगर ऐसा है तो जब वो राज्यपाल बनेगा व्यक्ति तो उसको वो पद रिक्त करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज जानते हैं। कार्यालय की अवधि क्या होगी? देखिए वैसे तो राज्यपाल से संबंधित संविधान में कोई जो उसकी जो कार्यकाल की अवधि है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बस ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। वैसे आपको पता ही होगा कि 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, राज्यपाल को। और किसी भी समय राज्यपाल जो अपना जो अपना इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब यह है कि 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यपाल द्वारा जो शपथ है, तो भैया कोई भी ऑफिस अगर ज्वाइन करेगा तो उसमें एंटर करेगा तो उससे पहले शपथ तो लेगा ही। तो कहां लेगा शपथ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, और इनकी एब्सेंस में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए उनके सामने, ठीक है। राज्यपाल के अपने कार्यों के लिए एक उसकी मंत्री परिषद होगी, कार्यों के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, क्योंकि जो भी राज्यपाल काम करेगा
किसकी सलाह पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, और जिसका हेड कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री तो होता है। ठीक है, तो ये बात 163 के अनुच्छेद 163 में भी बोली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 का, यहां भी कहा है कि जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद के अनुसार ही, सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जैसे प्रेसिडेंट है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, राज्यपाल की वैसे तो बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ में आर्टिकल है, उन विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा उचित रहेगा। तो समस्या क्या है? समस्या अब शुरू होती है यहां से। देखिए, पहली बात तो ये कि जब जैसे राज्यसभा, जो आपकी राज्य विधानसभा है, उसने जो बिल है वो पारित करिए और कहां भेजे? राज्यपाल के पास भेजे। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 200 के अनुसार, मैं साथ ही में आपको भारत का जो संविधान है उसका जो एक कटिंग आर्टिकल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं बेसिकली। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? या तो उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, या उस विधेयक पर अपनी जो स्वीकार्यता है या जो भी अनुमति है उसको रोक सकता है। ठीक है, तीसरा उसके पास क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास भेज दे, या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे क्या कर ले? आरक्षित कर ले। चौथा ऑप्शन उसके पास क्या होता है कि राज्य विधानमंडल को, राज्य विधानसभा को क्या करे? बोल दे कि आप इस पर पुनर्विचार करो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं दोबारा बता देता हूं। और ये जो कटिंग है किसकी कटिंग है आपकी? बेसिकली भारत के संविधान से ही सीधा इसको उठाया गया। तो 4 उसके पास शक्तियां होती है बेसिकली, विधायी शक्तियां। जब भी कोई बिल उसके पास आता है तो अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है। तीसरी क्या है? तीसरी है कि राष्ट्रपति के विचार में लाने के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है कि भैया पुनर्विचार के लिए कहां पर? दोबारा से भेज दे राज्य विधानसभा में। ठीक है, ये 4 शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास एक किसी विधेयक के केस में। ठीक, अब इसमें से भी राज्यपाल के पास जो एक राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के पास भेजने या उनके लिए आरक्षित करना किसी विधेयक को, ये कैसी शक्तियां हैं? कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। कैसी शक्ति है? विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, अब टसल क्या बनी हुई है कि तमिलनाडु सरकार ने जितने भी बिल उनको भेजे हैं, जहां वहां के जो संबंधित राज्यपाल हैं, RN रवि जो हैं, उनको भेजे हैं, तो वहां पर भैया समस्या ये हुई है कि ना तो उन्होंने उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा है और ना ही उस पर स्वीकृति दी है। उन्होंने उसको क्या रखा है कि अपनी जो स्वीकृति है उसको रोक लिया है, और उसको हो गया है काफी समय। तो इसलिए उन दोनों के बीच, बेसिकली राज्य सरकार के बीच और राज्यपाल के बीच विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो विवाद बना हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि राज्यपाल से संबंधित केवल यही विवाद है, और भी विवाद है। तो चलिए कौन कौन से विवाद हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पहला, राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद कहां कहां हो सकते हैं? जैसे कुछ 2 उदाहरण मैं ले रहा हूं। एक तो तमिलनाडु का ही कि 11 जो विधेयक हैं उन पर उनकी स्वीकृति को रोकना या उन पर स्वीकृति अभी नहीं देना। ऐसे देखो, राज्यपाल के पास ये पावर थोड़ी है कि वो मना कर देगा कि मैं इस पर अपनी असेंट नहीं दे रहा इस बिल पर। राज्यपाल बोलता है कि देखो यहां मुझे काम है, वहां मुझे काम है, मुझे ऐसा चांसलर भी काम करना है यूनिवर्सिटी का, तो मेरे पास बहुत सारे काम है,
आप आइए, आराम से हम इस चीज पर बात करेंगे, या अभी मैं जितने भी विधेयक है उन पर मैं विचार कर रहा हूं, आराम से इस पर विचार करके आपको बताता हूं। तो विचार कई महीनों लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो विधेयक हैं वो कई महीनों तक जो है लटके रहते हैं, ठीक है। दूसरा, राजस्थान। राजस्थान में क्या केस हुआ था, जहां राज्य बनाम राज्यपाल, विवाद क्या था, विवाद समझिए। देखिए, राजस्थान के जो राज्यपाल थे, वहां का जो राज्य मंत्रिमंडल था, वो उनके एक प्रस्ताव भेजता है। क्या भेजता है, एक प्रस्ताव भेजता है। प्रस्ताव किस लिए भेजता है, सत्र बुलाने के लिए। सत्र बुलाने की क्या करते हैं, वो मांग करते हैं। अब क्या होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो उस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं। और इस प्रस्ताव में था क्या कि भाई जो सीएम है वो अपनी मेजोरिटी साबित करेंगे अपने सदन के पटल पर, ठीक है। इस प्रस्ताव को वो लौटा देते हैं। और ऐसा कौन से टाइम, ऐसा कितने टाइम होता है, मतलब ये दूसरी बार हुआ होता है। तो यहां पर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं या राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर कानूनी सवाल खड़े होते हैं। कुछ कानूनी सवाल उस पर खड़े होते हैं। वो कैसे कि आर्टिकल 174 में, आर्टिकल 174 में राज्यपाल को सत्र को बुलाने की और सत्रावसान की शक्ति है। किसके पास है ये शक्ति, राज्य के राज्यपाल के पास है, ठीक है। आर्टिकल किसमें, 174 में, ठीक। अब आर्टिकल 163 क्या कहता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। आर्टिकल 163 कहता है कि जो राज्यपाल है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा, कार्य करेगा। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ नबाम रेबिया बनाम नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर। यहां पर भी ये बोला गया कि भाई जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, मंत्री परिषद के अनुसार ही कार्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब राज्यपाल इन सारी चीजों को डिनाय कर देता है तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। और इसकी वजह से राज्य सरकार के बीच और जो राज्य सरकार के बीच और राज्यपाल के बीच हमेशा विवाद बना रहता है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, केंद्र की ओर झुकाव, आपको पता ही होगा कि हालांकि जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट तो नहीं है, संवैधानिक पद है, तो भैया राज्यपाल फिर भी केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल की जो कार्यावधि होती है, ये जो पदावधि होती है, वो कहीं ना कहीं किसकी बेसिकली उस पर निर्भर करती है, केंद्र सरकार की, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट काम किसकी वजह से कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही तो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल की जो पदावधि है वो केंद्र सरकार पर ही निर्भर करती है। तो दया दृष्टि पर अगर निर्भर करेगी तो उनके अनुसार काम होगा। अब उनके अनुसार काम होगा तो जो केंद्र सरकार की ओर जो झुकाव है वो राज्यपाल का ज्यादा होगा, जो कि उस पद के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कई बार राज्यपाल को देखा गया है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि राजस्थान के राज्यपाल ने यह बोल दिया था कि जो पार्टी भारत सरकार, जो अभी केंद्र सरकार जो सत्ता में है, उसी को दोबारा आना चाहिए और उसी में से जो आपके बीजेपी के जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी, वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि एक जो उस पद की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन हो गया।
कहीं ना कहीं आपने केंद्र सरकार के पक्ष में क्या करा, ये जो सरकार अभी चल रही है उसके पक्ष में बोल दिया। अच्छा, जितने भी इश्यूज हैं राज्यपाल से संबंधित और राज्य सरकार से संबंधित, वो वहीं पर हैं जहां पर समान सरकार नहीं है केंद्र और राज्य में। मान लीजिए केंद्र में बीजेपी है लेकिन राज्य में कांग्रेस है, तो वहां पर ही ये आपको टसल देखने को मिलेंगे। कभी आपको वहां पर टसल देखने को नहीं मिलेगा जहां पर समान सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है समान पार्टी की जो सरकार अगर देखने को मिलेंगी तो वहां पर यह विवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। शक्तियों का दुरुपयोग, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगाया 2016 में। अब 2016 में राष्ट्रपति शासन जब इन्होंने लगाया तो भैया क्या है कि अब एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या करनी है, दे देनी है राष्ट्रपति को। उसके आधार पर 356 का प्रयोग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए 2016 में। लेकिन बाद में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको नल एंड वॉइड घोषित, मतलब अवैध बताया कि जो लगाया है राष्ट्रपति शासन वो अवैध है, सही तरीके से नहीं लगाया गया है। तो फिर से वहां की जो पहली सरकार थी उसको बहाल कर दिया गया। तो ये सारे के सारे कारण हैं। कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी हैं जो भी कारण बनते हैं। ठीक है। जैसे एक कारण ये भी है, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अगर ये केंद्र की सरकार समान है, मतलब समान सरकार है, केंद्र में भी समान पार्टी की सरकार है और यहां भी समान पार्टी की सरकार है, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और यहां पर जो पार्टी है वो कैसी है, राज्य में अब इसका अपोजिट कर देते हैं। यहां पर अब जो है समान पार्टी की सरकार नहीं है। मान लीजिए अभी जैसे सेंटर में एक एग्जांपल है, अभी जो एग्जांपल वो ले लेते हैं, बीजेपी और यहां पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो यहां पर जो राष्ट्रपति है जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाता है, राज्यपाल क्या करता है, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाता है कि भैया आओ अपना बहुमत सिद्ध करो, मेजोरिटी कौन है उसकी सरकार बनेगी। ठीक है। तो फ्लोर टेस्ट में जहां पर समान पार्टी की सरकार देखने को मिलती है तो वहां अक्सर ये देखा गया है, जैसे उत्तराखंड के केस में देखा गया, महाराष्ट्र के केस में देखा गया है कि वहां पर समय कम देता है राज्यपाल। जबकि जहां पर समान पार्टी की सरकार नहीं होती, मतलब केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग हो जाती हैं, तो वहां पर समान पार्टी की जब सरकार नहीं होती है तो वहां पर जो राज्यपाल है वो ज्यादा समय लेता है। ठीक है। और यहां पर क्या लेता है, कम समय लेता है। या समान पार्टी की सरकार अगर है तो उनको ज्यादा समय भी दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब समान पार्टी की सरकार नहीं है उनको कम समय दिया जाता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक मामला, बोमई मामला, महत्वपूर्ण है। बोमई मामले में बोला गया कि भाई फ्लोर टेस्ट के लिए आप मिनिमम 40 आवर्स और ज्यादा अगर इसे एक्सटेंड करना है तो 15 दिन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जहां पर अपोजिट सरकार होती है वहां पर उनको कम समय दिया जाता है, जबकि समान सरकार में ज्यादा समय राज्यपाल दे देता है। तो ये राज्यपाल जब अपनी इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है तो यहां पर ये कहीं ना कहीं राज्यपाल की जो ये शक्ति है उसका मिसयूज को दिखाता है, उसके मिसयूज को दर्शाता है। ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ सुझाव भी है, जैसे सरकारी आयोग ने कुछ बोला है, कुछ पुंछी कमीशन ने बोला है। तो क्या क्या सुझाव है, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो पुंछी आयोग ने क्या बोला है, किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को 6 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए कि विधेयक पर सहमति देनी है या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है। तो ये होना चाहिए सबसे पहले। तो पुंछी आयोग ने एक रिकमेंडेशन ये दी है, अभी तक मानी नहीं गई है। राज्यपाल का विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करना या अन्य वैधानिक पदों पर होना, तो पूरी तरीके से इन चीजों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल है कि उनकी भूमिका संवैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। भाई कोई संवैधानिक पद पर है तो वो वहीं तक सीमित रहे, बाकी सारे जो काम है जैसे कुलाधिपति है, किसी
किसी और चीज में वो इन्वॉल्व है ऐसा ना हो। ठीक है। और क्या रिकमेंडेशन थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जैसे एक समिति है उसके थ्रू होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो, आपके गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष शामिल हो, मुख्यमंत्री शामिल हो। ठीक है। तो एक समिति के द्वारा उनका नाम सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा सरकारिया जो आयोग है उसने बोला है कि ऐसा करिए कि इनका जो कार्यकाल की इनको सुरक्षा नहीं है तो इनका जो टर्म है उसको फिक्स कर दीजिए 5 साल का। ठीक है। इनके टर्म को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए 5 साल का, क्योंकि इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है। तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशन है जो कि पुंछी आयोग और आपके सरकारी आयोग ने दी है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं और साथ ही में उसका रिवीजन कर सकते हैं, या गवर्नर वाले चैप्टर का जाकर स्टैटिक पार्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन भी हो गया और साथ साथ आपका जो करंट कंटेक्स्ट जो चल रहा है वो भी उसमें ऐड हो गया। चलिए आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट आर्टिकल टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहा है। कंटेक्स्ट क्या है, यह संदर्भ क्या है खबर का। देखिए खबर के 2 संदर्भ है। पहला ये कि 2030 तक जो भारत सरकार है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि 2030 तक अब 23 बिलियन डॉलर से टेक्निकल टेक्सटाइल का जो टारगेट है वो नया कर दिया है। अब उसको रख दिया हमने, हम इसको कहां तक लेके जाएंगे, 40 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। दूसरा क्या हुआ है कि जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उसकी जो अवधि है उसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। तो ये जो 2 कंटेक्स्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि ये जो आर्टिकल है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है या महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछता रहता है। जैसे 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर जियो टेक्सटाइल की भी बात की गई है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये पता हो कि तकनीकी वस्त्र होते क्या हैं। तकनीकी वस्त्र के कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको मैं, तो शायद आपको जल्दी समझ में आए। तिरपाल देखा, तिरपाल। चलिए कोविड-19 के समय जो पीपी किट थी वो आपका टेक्निकल टेक्सटाइल में आती है। जो आप मास्क लगाते हैं वो आपका टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट, जैसे हमारे भारत के जो सेना के नौजवान हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, या पुलिस जो ऑफिसर्स हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं पहनते हैं, तो वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल में आती है। इसके अलावा जैसे आपने जो हेलमेट पहनते हैं बाइक चलाते वक्त, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा है। तिरपाल, सीट बेल्ट, गाड़ी की सीट बेल्ट जो है आपकी कहां आती है, टेक्निकल टेक्सटाइल में आती है। इसके अलावा जो गाड़ी में एयर बैग होते हैं वो भी किस में आते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल में आते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है, ऐसे वस्त्र या कपड़ा सामग्री या उत्पाद जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके सौंदर्य सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी अनुप्रयोग और उनके कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है, तो ये तकनीकी वस्त्र कहलाते हैं। अब तकनीकी वस्त्र मैं आपको बता देता हूं कि पहले ही कि ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशे से बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे नोमेक्स है, केवलर है, स्पेंडेक्स है, टेवरॉन है, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर का उपयोग करके, रेशों का उपयोग करके ये तकनीकी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। और इन तकनीकी वस्त्रों को कुल 12 श्रेणियों में बांटा गया है। अभी श्रेणी बहुत ज्यादा है जो कि ज्यादा आपके काम की नहीं है, लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए कि तकनीकी वस्त्रों की कितनी श्रेणियां हैं। तो तकनीकी वस्त्रों की 12 श्रेणियां हैं। ठीक है। भारत में अगर तकनीकी वस्त्र या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल के बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें, तो ओवरऑल जीडीपी में टेक्निकल टेक्सटाइल का जो योगदान है वैसे तो 0.7% है, यानी कि लेस देन 1। तो आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेता है कि मतलब कितना योगदान है कितना नहीं है जीडीपी में, तो याद रखना लेस देन 1 ही है। ठीक है। और 12% के हिसाब की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। और वर्तमान भारतीय तकनीकी कपड़ा बाजार का अनुमान लगभग 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और इसी को कितना करना है, हमें 40 बिलियन डॉलर करना है। ठीक है। कब करना है, 2030 तक करना है। ठीक है। अब 2017-18 का जो एक डेटा है उसमें बताया गया है कि टोटल जो 12 श्रेणी होती हैं उसमें से एक श्रेणी है
पैकेटक श्रेणी। टेक्निकल टेक्सटाइल की कितनी श्रेणियां, कितनी श्रेणियों में उनको कैटेगराइज किया गया है? 12 क्षेत्रों में उनको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से पैकेटक जो श्रेणी है उसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कितनी है? 41% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12% की दर के हिसाब से ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की इसमें कुछ पहले भी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो एक नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली HSN कोड चला गया ताकि विदेशों में या फिर इसके रिलेटेड चीजें जो और ज्यादा इनहेंस करें। ठीक है, 100% ऑटोमेटिक रूट से, स्वचालित मार्ग से 100% FDI का प्रावधान किया गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल में 100% FDI आ सकती है। एक टेक्नोटेक्स इंडिया कार्यक्रम है जहां पर जो कि कपड़ा मंत्रालय और फिक्की इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी संबंधित टेक्निकल टेक्सटाइल से क्षेत्र से संबंधित जितने भी लोग हैं एक स्थान पर आते हैं, तो वहां पर जो सेमिनार हैं, जितने भी सम्मेलन हैं, वो यहां पर इसके कार्यक्रम के माध्यम से होते हैं। और आर्टिकल में मेंशन है स्पेशली राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के बारे में। तो आपको राष्ट्रीय नेशनल टेक्सटाइल मिशन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले नया चेंजेस क्या हुए कि पहले ये 4 वर्ष के लिए थी, अब इसको बढ़ाकर मतलब 20 से 24 तक के लिए चलाई गई थी, अब इसको एक्सटेंड कर 2026 तक के लिए कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये पता होना चाहिए। तो वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से टेक्निकल टेक्सटाइल में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फरवरी 2020 में $194 मिलियन की कुल परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी थी। 4 साल के लिए हुई थी। इसको 4 बेसिकली इसके घटक हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं इस टेक्निकल टेक्सटाइल के? 4 कंपोनेंट है, ये भी पता होना चाहिए। कितनी श्रेणियां हैं ये तो है ही, ठीक है। ये घटक कितने हैं इस मिशन के वो भी पता होने चाहिए। 4 हैं, जिसमें पहले में अनुसंधान नवाचार विकास है, दूसरे में संवर्धन बाजार विकास, निर्यात प्रोत्साहन, चौथे में शिक्षा प्रशिक्षण कौशल विकास। तो ये 4 घटक हैं उसके। और इसमें एक ही चेंजेस हुआ है, वो क्या है कि भैया इसकी जो टेन्योर है, इसका टेन्योर को क्या करा है 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले 2024 तक था, अब 2026 तक हो गया। तो मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं इसके। देखिए 12 श्रेणी में होते हैं। पैकेटेक श्रेणी सबसे ज्यादा योगदान करती है, लेस देन 1% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। ऑटोमेटिक रूट से 100% आपका एफडीआई इसमें लागू कर दिया गया है कि भाई 100% आ सकता है। और कुछ एग्जांपल मैंने आपको साथ ही साथ दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, जिसका उत्तर अगेन आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में। कि तकनीकी वस्त्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो तकनीकी वस्त्रों का निर्माण केवल कृत्रिम रेशों से होता है। मैंने क्या आपको बताया था कि तकनीकी वस्त्र का जो निर्माण है वो आपके कृत्रिम रेशों से भी और प्राकृतिक दोनों रेशों से हो सकता है। ठीक है, भारत की जीडीपी में इसका 2% से अधिक योगदान है नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जीडीपी में लेस देन 1% तक का योगदान है। ठीक है, और इनका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण तथा कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहले आपको यह देखना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो सत्य कथन पूछा है, तो जो भी अब आपको मैंने आंसर ही बता दिया, तो केवल 1, सभी 3, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इनमें से जो भी सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।